Hello my dear students, welcome back to my channel Scholars Pod. Today in this video we are going to discuss law of supply. So let us start with the introduction. The law of supply is also a fundamental principle of economic theory like law of demand. सो जैसे हमने पढ़ा हुआ है लॉ ऑफ डिमांड को, जैसे एग्जाम्पशन उसके एक्सेप्शंस इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से लॉ ऑफ सप्लाई भी काफी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है इकोनॉमिक थ्योरी में. एंड इट वाज आल्सो इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल इन हिज बुक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स. तो ये लॉ भी किसने इंट्रोड्यूस किया था? प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल ने. प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल आपने पढ़ चुके हैं कि इनके कितने सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस है इकोनॉमिक्स में, और इन्होंने काफी अच्छी अच्छी इंपॉर्टेंट थियोरीज लिखी है जिसके बेसिस पे हम समझ सकते हैं, मार्केट का एनालिसिस कर सकते हैं, डिमांड और सप्लाई के कॉन्सेप्ट्स को समझ सकते हैं. और ये जितने भी इंपॉर्टेंट थियोरीज हैं, इन्होंने एक अपनी बुक बनाई है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, उसमें उन्होंने ये मेंशन किया है इस लॉ को, और ये बुक पब्लिश की गई थी 1890 में. ओके, सो रिमेंबर दिस फैक्ट. लॉ ऑफ सप्लाई वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल in his book Principles of Economics, and which was published in the year 1890. Okay, so law of supply, Professor Alfred Marshall. Book name is Principles of Economics, and it was published in the year 1890. I hope this introduction is clear. And in this law, he explains the functional relationship between price and quantity supplied. तो ये law में वो क्या एक्सप्लेन करना चाहते हैं? वो ये एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड के बीच में रिलेशनशिप क्या है. ठीक है, जैसे कि हमने लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ा हुआ है कि प्राइस जैसे ही बढ़ेगी वैसे ही डिमांड रिड्यूस हो जाएगा, लेकिन सप्लाई के केस में आपको ये अपोजिट देखने को मिलता है. जितना ज्यादा प्राइस होगा उतनी ही ज्यादा सप्लाई होती है. ठीक है, बिकॉज कोई भी सप्लायर यही सोचेगा कि जितनी ज्यादा वैल्यू उसके प्रोडक्ट को मिले वो उतनी क्वांटिटीज को सप्लाई करे. ठीक है, so I hope you have understood this. Now let us see the statement of the law. So student, statement of the law is the most important thing in any law. ठीक है, स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है. आपसे ये एक्सपेक्टेड है कि आप इस स्टेटमेंट को एज इट इज एग्जाम में लिखिए, इसे समझना बहुत जरूरी है. सो स्टेटमेंट ऑफ द लॉ, लॉ ऑफ सप्लाई का जो स्टेटमेंट है वो ये कहता है, अदर थिंग्स रिमेइंग कांस्टेंट, हायर द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, more is the quantity supplied, and lower the price of a commodity, less is the quantity supplied. So statement क्या है? जितना ज्यादा प्राइस होगा उतनी ज्यादा क्वांटिटी सप्लाई होगी, और जितना कम प्राइस होगा उतनी ही कम क्वांटिटी सप्लाई होगी. सो अंडरस्टैंड बाय दिस, हायर द प्राइस, more is the quantity, lower the price, less is the quantity, higher, more, lower, less. Okay, so in simple words what can we see? Other factors remaining constant, a rise in price results in a rise in the quantity supplied and vice versa. Thus, there is a direct relationship between price and quantity supplied. So student, यहाँ पर statement आपको clearly बता रहा है कि जितना ज्यादा quantity का price होगा, जितना ज्यादा commodity का price होगा, उतनी ही quantity supply की जाएगी, उतनी ज्यादा quantity supply की जाएगी. और जैसे ही price इस commodity का कम हो जाएगा, उसकी quantity supply भी कम हो जाएगी. ठीक है, so higher, more, lower, less. Clear? So symbolically, the relationship between S of x is equal to F of P of x, which is supply of commodity and which is equal to function of price of commodity. Okay, so I hope you have understood the introduction and the statement. Let us quickly understand this again. The introduction is, law of supply was introduced by Professor Alfred Marshall in his book Principles of Economics, and which was published in 1890. और ये law क्या explain करता है? फंक्शनल रिलेशनशिप एक्सप्लेन करता है प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड की. स्टेटमेंट क्या कहता है कि सारे फैक्टर्स को अगर आप कांस्टेंट रखो तो जितना ज्यादा प्राइस होगा कमोडिटी का उतनी ज्यादा क्वांटिटी सप्लाई होगी, और जितना कम प्राइस होगा कमोडिटी का उतनी कम क्वांटिटी आप सप्लाई करोगे. ठीक है, अभी लॉ ऑफ सप्लाई के कुछ एजम्पशंस है और कुछ एक्सेप्शंस है. तो पहले तो हम समझेंगे कि एजम्पशंस ऑफ द लॉ क्या क्या है. सो स्टूडेंट्स, हमने ये पढ़ा हुआ है कि एजम्पशंस का मतलब होता है कंसिडरेशंस. इसे हम ऐसे कह सकते हैं कि हमने कुछ अज्यूम किया है, नॉट वी बट अल्फ्रेड मार्शल हैज अज्यूम सर्टेन थिंग्स टू प्रूव हिज लॉ ट्रू. ठीक है, जब अल्फ्रेड मार्शल अपनी बुक में ये लॉ को लिख रहे थे, ये प्रिंसिपल्स डेवलप कर रहे थे, तब उन्होंने कुछ चीजों को कंसिडर किया है, कुछ चीजों की धारणाएं बनाई है ताकि वो अपने लॉ को ट्रू साबित कर सके. ठीक है, तो लॉ ऑफ सप्लाई के जो एजम्पशंस है उन्हें अभी हम एक बार मतलब वन बाय वन वी आर गोइंग टू सी देम. सो
The first one is constant cost of production. It is assumed that there is no change in the cost of production. A change in cost of production will affect the profits of the seller. Therefore, less quantity will be supplied at the same price. So यहाँ पर अल्फ्रेड मार्शल का ये assumption है पहले कि cost of production change नहीं होना चाहिए, वो हमेशा constant होना चाहिए. अब cost of production हम किसे कहते हैं? ऐसा cost जो production के process में लगता है. तो हम लोग ने ये समझा हुआ है कि जितना ज्यादा cost of production होगा उतना ही प्रॉफिट कम मिलेगा, राइट? और अगर कम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में अच्छी खासी सप्लाई होती है तो प्रॉफिट ज्यादा अर्न कर सकते हैं. तो यहाँ पर अल्फ्रेड मार्शल बोल रहे हैं कि अगर आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को सेम रखते हो, मतलब कोई चेंज नहीं करते हो, तो प्रॉफिट का जो पार्ट है वो कांस्टेंट रहेगा, मतलब अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा. और अगर उसको आपने चेंज कर दिया तो क्या होगा? लेस क्वांटिटी सप्लाई होगी उस प्राइस पॉइंट पे. इसके लिए पहला पॉइंट माना गया है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कांस्टेंट होना चाहिए. सेकेंड पार्ट इज constant टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन. ओके, अब इधर पे क्या बोला गया है कि अगर आप टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करते हो, मतलब अगर आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी डेवलप करते हो, अडॉप्ट करते हो न्यू टेक्नोलॉजी, सो ऑब्वियस सी बात है कि आपका सेल्स बढ़ेगा, आपका क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ रहा है. ठीक है, तो यहाँ पर एजम्पशन के लिए बोला गया है कि अगर आपको कांस्टेंट रखना है उसी प्राइस पॉइंट पे, अगर आपको सप्लाई ज्यादा रखना है तो आपको क्या करना होगा? टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन को चेंज नहीं करना है. ठीक है, तो यहाँ क्या बोला है देखो, इट इज ऑल्सो अज्यूम दैट टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन डज नॉट चेंज. Improved technique of production may lead to an increase in production. These in turn may lead to an increase in the supply at the same price. ठीक है, तो अगर समझो 10 रुपए पे अगर आप 10 प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हो और आपने ऑल ऑफ अ सडन अच्छी खासी मशीनरी अडॉप्ट कर ली है, ठीक है, तो उससे क्या होगा? आपका अभी प्रोडक्शन बढ़ चुका है तो आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को भी कम कर दोगे बिकॉज आपका पैसा कम लग रहा है. तो इससे सारा वेरिएशंस आ जाएंगे, मतलब प्राइस भी कम लग रहा है, सप्लाई भी ज्यादा हो रही है. तो यहाँ पर अल्फ्रेड मार्शल मानते हैं कि भैया चेंज ही मत करो, आप कांस्टेंट टेक्निक भी सेम ही रखो, टेक्निक को भी कांस्टेंट रखो और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को भी सेम रखो. ठीक है, अब थर्ड वन इज नो चेंज इन वेदर कंडीशंस. अब यहाँ पर अल्फ्रेड मार्शल बोलते हैं सपोज कर लो, एज्यूम कर लो कि वेदर में कोई चेंज नहीं होगा. ठीक है, क्योंकि अगर वेदर में चेंज हो गया, अगर क्लाइमेट बदल गया तो कुछ भी नेचुरल कैलामिटीज आ सकती है, फ्लड्स हो सकता है, अर्थक्वेक्स आ सकती है, मतलब कोई भी नेचुरल डिजास्टर हो सकता है जिसकी वजह से सप्लाई इफेक्ट होगी, राइट? तो यहाँ पर अल्फ्रेड मार्शल अज्यूम कर रहे हैं कि चेंज इन वेदर कंडीशन शुड नॉट टेक प्लेस बिकॉज इट विल अल्टीमेटली डिक्रीज द सप्लाई एंड विच ही डज नॉट वांट. उनको क्या दिखाना है? अल्फ्रेड मार्शल को अपनी थ्योरी क्या साबित करनी है? हायर द प्राइस हायर द सप्लाई, लोअर द प्राइस लोअर द सप्लाई. लेकिन अगर मैंने प्राइस भी कम रखा है और वेदर कंडीशन चेंज हो गई, फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, तो कौन मेरा प्रोडक्ट खरीदेगा? कोई भी नहीं, राइट? तो कम प्राइस रखने के बाद भी मेरा सप्लाई कम हो जाएगा. ओके, अगर मैंने ज्यादा प्राइस रखा है तो भी कोई नहीं लेगा, कम प्राइस रखा है तो भी कोई नहीं लेगा, बिकॉज ये तो नेचुरल कैलामिटी है जिस वजह से पूरा ट्रांसपोर्टेशन हैम्पर हो सकता है. ठीक है, इसके लिए यहाँ पर हमने अज्यूम किया है, अल्फ्रेड मार्शल ने अज्यूम किया है दैट देयर इज नो चेंज इन वेदर कंडीशन. क्लियर? आई होप दिस 3 points are clear to everyone. Now let us move on to the fourth one, no change in government policy. It is assumed that government policies like taxation policy, trade policy, etc. remain unchanged. So as we have studied so far in other laws, कि गवर्नमेंट पॉलिसीज का काफी ज्यादा इम्पैक्ट होता है आपके मार्केट फोर्सेस पे, चाहे फिर वो डिमांड रहे या सप्लाई रहे. ठीक है, तो इधर पे अल्फ्रेड मार्शल एज्यूम कर रहे हैं कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं, जैसे कि टैक्सेशन पॉलिसी हो गई, ट्रेड पॉलिसी हो गई, वो चेंज नहीं होना चाहिए, दे शुड रिमेन द सेम. ओके, नेक्स्ट इज नो चेंज इन ट्रांसपोर्ट कॉस्ट. So it is assumed that there is no change in the condition of transport facilities and transport cost. For example, better transport facility increases supply at the same price. तो यहाँ पर प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने अज्यूम किया है कि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट में चेंज नहीं आना चाहिए. अब ट्रांसपोर्ट कॉस्ट क्या हो जाता है? अब आपका जितना भी फैक्टर आप यूज करते हो ट्रांसपोर्टेशन के लिए, मटेरियल को सप्लाई करने के लिए, ठीक है, तो अगर उसमें कोई चेंज आ गया, जैसे कि अगर समझो पहले पेट्रोल काफी एक्सपेंसिव था, अचानक से वो पेट्रोल का प्राइस कम हो गया, आप एक ट्रक की जगह 2-3 ट्रक यूज कर रहे हो, तो आपने क्या कर दिया? स्टॉक कर दिया ज्यादा. ठीक है, जितना मटेरियल एक ट्रक में सप्लाई होता था अब वो 3 ट्रक कैरी कर सकती है, आप 3 ट्रक अफोर्ड कर सकते हो, तो आपने एट द सेम प्राइस सप्लाई बढ़ा दी. ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? हमारा लॉ ऑफ सप्लाई प्रूव नहीं हो रहा है, राइट? तो यहाँ पर अगर आपको लॉ ऑफ सप्लाई को सही साबित करना है
मतलब हायर द प्राइस मोर द सप्लाई, लोअर द प्राइस लेस द सप्लाई। अगर आपको ये साबित करना है तो आपको ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को भी चेंज नहीं करना है, ठीक है। अगर आप सेम ट्रांसपोर्ट कॉस्ट रखते हो तो आपको कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा कि लॉ ऑफ सप्लाई सही है, ठीक है। I hope this point is clear. Next is price of other goods remain constant. Now Professor Alfred Marshall says price of other goods are assumed to remain constant. If they change, the law of supply may not hold true because producer may transfer resources to other products. तो यहाँ पर अभी एल्फ्रेड मार्शल बोल रहे हैं कि प्राइस ऑफ अदर गुड्स आर अज्यूम टू रिमेन कांस्टेंट। जो भी दूसरे गुड्स हैं उनका प्राइसेस चेंज नहीं होना चाहिए। अगर वो चेंज हो गए, अगर सपोज करो कि कोई दूसरे प्रोडक्ट का प्राइस कम हो गया, कोई दूसरे गुड का प्राइस कम हो गया, तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, वो जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज है वो दूसरे प्रोडक्ट पे लगा देगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर हम लोगों का फिर से लॉ ट्रू साबित नहीं हो सकता। Next is no future expectation. The law also assume that sellers do not expect future change in the price of the product. Okay, यहाँ पर अल्फ्रेड मार्शल ने ये भी अज्यूम किया है कि फ्यूचर अगर एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि इन फ्यूचर अगर मेरा प्राइस बढ़ जाएगा, प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाएगा, तो सप्लायर क्या करेगा, उसका स्टॉकिंग करके रखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर उसने वैसे कुछ कर दिया तो लॉ ऑफ सप्लाई फिर से फ्लॉप है, वो फिर से ट्रू नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ पर हमें अज्यूम करना है कि फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस कुछ रखो ही मत, आगे क्या होगा देख लेंगे, ठीक है। बट अभी एट प्रेजेंट हमें फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं सोचना है, हमें सिर्फ ये अज्यूम करना है भैया आज जो मिल रहा है वही सही है, ठीक है। जितना मिल रहा है उतने में ही सफिशिएंटली खुश रहो, ठीक है। अगर आपने फ्यूचर एक्सपेक्टेशन रखी तो फिर से हमारा लॉ ऑफ सप्लाई फेल हो जाएगा। क्लियर? So I hope these 7 points are clear to you. Now let us understand this law of supply with the help of the following schedule and diagram. So you have a supply schedule in front of you. Let us understand this. So here you have price of commodity X and here you have supply of commodity X. तो आप देख सकते हो कि जैसे जैसे प्राइस 10 to 20 to 30 to 40 to 50, जैसे 10 से 50 तक बढ़ रहा है, वैसे आपको क्या देखने को मिल रहा है, सप्लाई भी केजीज में बढ़ती जा रही है। 10 रुपए के प्राइस पॉइंट पे कितनी क्वांटिटी सप्लाई हो रही थी, 100 केजी। 20 के प्राइस पॉइंट पे 200 एंड 30 के 300 एंड सो ऑन। तो अल्टीमेटली 50 के प्राइस पॉइंट पे आपको कितना देखने को मिल रहा है, 500 देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर हमारा लॉ ऑफ सप्लाई ट्रू है, ठीक है। हायर द प्राइस हायर इज द क्वांटिटी, लोअर द प्राइस लोअर इज द क्वांटिटी। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। तो इसका ही प्लॉटिंग यहाँ पर देखो, आप ग्राफ में भी देख सकते हो, यहाँ पर हमने सप्लाई कर्व दिया हुआ है। लेट अस सी दिस। 10 के प्राइस पॉइंट पे आपको 100 केजीज मिल रही है, 20 के प्राइस पॉइंट पे 200 एंड सिमिलरली 50 के प्राइस पॉइंट पे 500. So what can you see that this supply curve is sloping upwards from left to right. Okay, यहाँ पर supply curve का slope कैसा है, upwards है। The slope of supply curve is upwards from left to right, and thus we can say that there is a direct relationship between price and quantity demanded. My dear students, please remember this, there is a direct relationship between price and quantity supplied, sorry, तो प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है और प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में इनडायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। क्योंकि प्राइस जब बढ़ता है तब डिमांड कम होती है, लेकिन सप्लाई के केस में इसका रिवर्स होता है, जितना प्राइस बढ़ेगा उतनी सप्लाई बढ़ेगी। ओके, और ये ही लॉ को हमें ट्रू साबित करने के लिए अल्फ्रेड मार्शल ने ये सारे एजम्पशंस दिए हैं कि हमें ये ध्यान रखना है कि एजम्पशंस के आप कंसिडर करने के बाद ही आपको लॉ ट्रू मिलेगा, अदरवाइज नहीं, ठीक है। So I hope you are clear with this assumptions of law of supply. ठीक है? Now let us understand exceptions to the law of supply. Exceptions अभी क्या होता है? Exception का मतलब ये है कि law of supply जो है, जो हमने पढ़ा हुआ है, higher the price, more the supply, lower the price, less the supply, ये अब कौन से पॉइंट्स पे लागू नहीं होगा, ठीक है। तो इन ये जो सारे पॉइंट्स है जिस पे ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा उनको हम कहते हैं एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ सप्लाई, ठीक है। और इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है सप्लाई ऑफ लेबर। अब देखो, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन तो काफी सारे होते हैं। अब ज्यादातर तो हमने क्या देखा हुआ है कि जितना ज्यादा प्राइस बढ़ेगा उतना ज्यादा सप्लाई होगी प्रोडक्ट के केस में, लेकिन सप्लाई ऑफ लेबर के केस में ये नहीं है, ठीक है। लेबर सप्लाई क्या होता है, अभी इधर पे टेबल दिया हुआ है, आई एक्सप्लेन यू विद दैट डायरेक्टली। सी,
लेबर सप्लाई शेड्यूल दिया हुआ है, अंडरस्टैंड दिस। अब देखो, अभी जनरली हम लोग क्या देखते हैं कि जितना हम वेज देंगे उतना काम करेगा। मतलब अगर समझो, सपोज करो, वेज क्या होती है? जो मनी, जो कंपनसेशन हम देते हैं लेबर को उसके काम के लिए, उसको हम वेज बोलते हैं। और वो कुछ घंटे काम करता है हमारे लिए, और उसके बेसिस पे हम लोग उसको टोटल अमाउंट देते हैं वेजेस का। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जब उसने 5 घंटे काम किए तो उसको 1 घंटे का कितना मिल रहा था? 100 रुपीज। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया उसके वेज का? 500 हो गया। ठीक है। अब क्या कर दिया हमने? 200 कर दिया अमाउंट। मतलब पर आवर का रेट हमने बढ़ा दिया 100 से, नाउ वी आर गिविंग 200। सो ही हैज इवन स्टार्टेड वर्किंग मोर। कितना कर दिया उसने? 7 घंटा काम कर रहा है। बिकॉज अभी वो सोच रहा है कि चलो ठीक है भैया, मेरे 100 से 200 रुपए हो रहे हैं अभी, तो मैं 2 घंटा और एक्स्ट्रा काम कर लेता हूँ, तो मेरी टोटल वेजेस कितनी हो जाएंगी? 1400 हो जाएगी। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पर क्या हो रहा है, वेज रेट मैंने 200 से 300 कर दिया है। ठीक है। अब मुझे 300 मैं उसको दे रही हूँ, लेकिन तो भी यहाँ पर वो अपना वर्किंग आवर्स बढ़ा नहीं रहा है, उसने उसको रेड्यूस कर दिया। क्यों? बिकॉज नाउ द लेबर हैज अज्यूम दैट ही विल हैव द लेजर। लेजर का मतलब क्या? वो आराम करेगा। ठीक है। वो ये सोच रहा है कि मैं कम टाइम काम कर रहा हूँ, पर तो भी मुझे अच्छे खासे पैसे मिल रहे हैं और मेरा टोटल अमाउंट ऑफ वेजेस भी ज्यादा हो रहा है, तो मुझे एक्स्ट्रा काम क्यों करना है? नहीं करेगा ना वो। ठीक है। अगर आपको ज्यादा पैसा मिल रहा है, आपको ज्यादा इनकम मिल रही है, तो आप ऑब्वियस सी बात है आप डबल थोड़ी काम करोगे। करोगे आप फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, जब तक कि आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता तब तक। लेकिन बाद में एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा जब आप कहोगे कि ठीक है भाई, इतने काम में भी अच्छा खासा पैसा मिल रहा है, तो एक्स्ट्रा काम क्यों करना है? तो आप अपना वर्किंग आवर्स को कम कर दोगे। तो सेम लेबर के साथ भी यही होता है। लेबर क्या करेगा? स्टार्टिंग की वेज रेट पे अच्छे खासे आवर्स पे काम करेगा। अगर आपने नॉमिनल चेंज कर दिया उसकी पेमेंट में, तो वो और थोड़े वर्किंग आवर्स बढ़ा देगा। लेकिन अगर देखो, आपने कॉन्स्टेंटली अगर वेज को चेंज करके इंक्रीज करते रहे आप, तो उसका आवर्स ऑफ वर्क डिक्रीज हो रहा है। और डिक्रीज होने के बाद भी उसका टोटल अमाउंट ऑफ वेज ज्यादा है। ठीक है। तो लेबर सप्लाई के ऊपर लॉ ऑफ सप्लाई अज्यूम इम्प्लीमेंट नहीं होता है, एप्लीकेबल नहीं होता है। और इसी को हम लोग यहाँ पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में शो कर सकते हैं। एंड द सप्लाई विच इज बीइंग फॉर्म बिकॉज ऑफ दिस इज कॉल्ड एज बैकवर्ड बेंडिंग लेबर सप्लाई कर्व। अब यहाँ देखो कैसे हो रहा है। 100 रुपीज पे 5 आवर्स ही वॉज वर्किंग, 200 पे ही वॉज वर्किंग फॉर 7 आवर्स। तो एस से पॉइंट हमने ए कंसिडर कर लिया। ठीक है। मतलब ये एस और ए क्या है? हमारा इंक्रीजिंग सप्लाई कर्व है। अब यहाँ पर क्या हो गया, 300 रुपए जैसे मैंने कर दिया, तो उसने वर्किंग आवर्स अपने कम कर दिए। वो अभी 6 आवर्स काम कर रहा है। ठीक है। तो मेरा सप्लाई कर्व अभी बेंड हो रहा है, और उसके बेंड कैसी है? बैकवर्ड्स है। ठीक है। तो यहाँ पर जो पॉइंट क्रिएट हो रहा है, S A1, ओके, और यू कैन से AS, तो ये हमारा क्या हो गया? लेजर टाइम हो गया। ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर। समझ में आ रहा है सबको? 100 पे 5 आवर्स था, 200 पे 7 था, लेकिन 300 पे उसने काम कम कर दिया, बट तो भी उसका वेज ज्यादा मिल रहा है। उसको कितना मिल रहा है अभी? 1800 मिल रहा है। तो वो क्यों एक्स्ट्रा काम करेगा? राइट। वो बोलेगा भाई आराम करता हूँ मैं, उतने अच्छे खासे पैसे मिल रहे, तो काम करने की क्या जरूरत है? ठीक है। तो यही आपका होता है लेबर सप्लाई। लेबर सप्लाई के ऊपर लॉ ऑफ सप्लाई एप्लीकेबल नहीं होता। दैट इज वाई इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ सप्लाई। ठीक है। अब यहाँ पर इसको रीड करके समझते हैं। Labor supply is the total number of hours that workers to work at a given wage rate. It is represented graphically by a supply curve. In case of labor, as the wage rate rises, the supply of labor would increase. Okay, so supply curve slopes upward. Supply of labor falls with a further rise in wage rate, and supply curve of labor bends backward. This is because the worker would prefer leisure to work after receiving higher amount of wages. Thus, after a certain point, when wage rate rises, the supply of labor tends to fall. Okay, I hope this point is clear. Okay, समझ में आ गया सबको? Now, next exceptions to the law of supply is agricultural goods. My dear students, agricultural goods, जितना भी गुड्स एग्रीकल्चर से हम लोग लेते हैं, जो प्रोडक्ट्स हमें एग्रीकल्चर के थ्रू मिलते हैं, वो किस पे डिपेंड करता है? सीजन पे डिपेंड करता है। ठीक है। उनकी एक अपनी स्पेसिफिक सीजन होती है उनकी ग्रोथ के लिए, हार्वेस्टिंग के लिए। तो भले ही आप कुछ भी कर लो, क्या आप ऐसे गुड्स और प्रोडक्ट्स की सप्लाई बढ़ा सकते हो?
नहीं बढ़ा सकते है ना। अगर समझो प्राइस बहुत ज्यादा भी हो गई तो आप एकदम से उसका सप्लाई नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि वो आपके कंट्रोल में नहीं है। अगर समझो आपका अनफेवरेबल चेंज होता है वेदर में, अचानक बहुत बारिश हो रही है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन कम हो गया, तो उनका सप्लाई आप कोई भी कीमत पे इंक्रीज नहीं कर सकते। आप कितना भी हायर प्राइस रखो, कुछ भी करो, प्राइस के कंपैरिजन में सप्लाई बढ़ाया नहीं जा सकता। इसके लिए एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के ऊपर भी एक्सेप्शन लागू होता है। ठीक है। नेक्स्ट इज अर्जेंट नीड फॉर कैश। अब यहाँ पर सेलर क्या होता है, जब भी उसको हार्ड कैश की जरूरत होती है, ठीक है। अब मेरे को समझो बहुत ही अर्जेंट नीड है, पैसे चाहिए मुझे, तो मैं क्या करूंगी, जो भी मुझे जितना भी पैसा मिल रहा है मैं अपना प्रोडक्ट बेचूंगी, निकल लूंगी। करेक्ट। क्योंकि मुझे पैसे की बहुत ज्यादा नीड है। आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट माई प्रॉफिट, आई एल नॉट थिंक अबाउट होल्डिंग द प्रोडक्ट्स बैक, बिकॉज आई एम इन डायर नीड ऑफ कैश। एंड इफ आई सेल द प्रोडक्ट, ओके, तो क्या होगा, इट कैन बी बिलो द मार्केट प्राइस। और ये एक एक्सेप्शन होता है, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर लॉ ऑफ सप्लाई के हम अगेंस्ट ही काम कर रहे हैं। लॉ ऑफ सप्लाई बोलता है हायर प्राइस होगा तभी सेल करो ज्यादा, लोअर प्राइस होगा तो रख के रखो। लेकिन अर्जेंट नीड है तो कौन देगा पैसा, राइट? तो बेच के निकल लो, मार्केट प्राइस से कम भी आया है तो कोई बात नहीं। क्लियर? अर्जेंट नीड फॉर कैश। नेक्स्ट इज पेरिशेबल गुड्स। नाउ व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड पेरिशेबल? पेरिशेबल का मतलब होता है ऐसे गुड जो खराब होने के चांसेस होते हैं, जो तुरंत ही यूज करने पड़ते हैं हमें, शॉर्ट ड्यूरेशंस के लिए हम लोग बस उसको रख सकते हैं, उससे ज्यादा हम उसे यूज नहीं कर सकते। ओके, दे आर नॉट लॉन्गली ड्यूरेबल, सो दे आर पेरिशेबल गुड्स। सो सप्लायर वुड ऑफर to sell more quantities at lower price to avoid losses. For example, vegetables, etc. अभी आप वेजिटेबल मार्केट में स्पेसिफिकली देखोगे, मॉर्निंग में जब आप वेजिटेबल्स लेने जाते हो तब उनके प्राइसेस काफी हाई होंगे। ठीक है, जैसे आप भिंडी खरीदोगे तो भिंडी आपको 30 रुपीज पाव किलो देगा वेजिटेबल सेलर। लेकिन अगर आप वही रात के टाइम पे मार्केट में चक्कर मारो, रात के टाइम पे अगर आप जाओगे तो वो क्या करेगा, आपको 30 रुपीज की जगह 20 रुपीज में बोलेगा ले जाओ। क्यों? बिकॉज उसे पता है कि जितनी आज उसको वैल्यू मिल रही है शायद वो कल ना मिले, क्योंकि वेजिटेबल खराब हो जाएगी। ठीक है, तो वो क्या करेगा, कम प्राइस पॉइंट पे भी सेलिंग कर देगा। ठीक है, तो पेरिशेबल गुड्स के केस में भी लॉ ऑफ सप्लाई एप्लीकेबल नहीं होगा। क्लियर हुआ सबको? ओके, जो चीज खराब हो सकती है, जैसे मिल्क हो गया, ठीक है, मिल्क का भी एक ड्यू डेट होता है, 2-3 दिन में वो खराब हो जाता है। तो जितना पे पैकेट्स अवेलेबल होगा, अगर सेलर को पता है कि कल इसकी एक्सपायरी है, तो आज वो कम प्राइस में भी, एमआरपी से भी कम प्राइस में बेच के निकल लेगा, बिकॉज उसको पता है आज जितनी वैल्यू मिल रही है वो कल ना मिले। और यहाँ पर हायर प्राइस मोर सप्लाई, लोअर प्राइस लेस सप्लाई वाला कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं होगा, जिसे हम लॉ ऑफ सप्लाई कहते हैं। दैट इज वाई पेरिशेबल गुड्स इज ऑल्सो वन ऑफ द एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट इज रेयर गुड्स। अब रेयर गुड्स का मतलब क्या होता है, ऐसे गुड्स जो बहुत ही कम है, बहुत ही कम, या फिर हम बोल सकते हैं 1 in millions और 1 in many। ओके, जैसे कि कोहिनूर डायमंड है, डायमंड्स तो बहुत सारे हैं बट कोहिनूर तो एक ही है ना। तो कोहिनूर का आप कुछ भी कर लो, प्राइस बढ़ा दो, कुछ भी कर दो, क्या आप उसका सप्लाई बढ़ा सकते हो? इंडिया में ही ले आओ पहले, ला सकते हो। ओके, तो ऐसे जो गुड्स हैं जिनका सप्लाई आप किसी भी कंडीशन में ना ही इंक्रीज कर सकते हो ना ही डिक्रीज कर सकते हो, उनको हम रेयर गुड्स बोलते हैं। ठीक है, तो रेयर गुड्स के केस में अगर प्राइस बढ़ भी गई तो भी आप सप्लाई को चेंज नहीं कर सकते हैं। इसमें कुछ एग्जांपल्स दिए, जैसे रेयर पेंटिंग्स हो गई, कॉइन्स हो गए, एंटिक गुड्स हो गए। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर लॉ ऑफ सप्लाई इस पे भी एप्लीकेबल नहीं होगा। आई होप दिस इज क्लियर। हमने इस पॉइंट में, इस वीडियो में लॉ ऑफ सप्लाई का इंट्रोडक्शन, उसका स्टेटमेंट, एजम्पशंस टू द लॉ ऑफ सप्लाई, एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ सप्लाई, सब कुछ कवर किया है। आप लोग एक बार फिर से पूरे वीडियो को अच्छे से देखो, एंड तक देखो, करेक्टली सब कुछ सुनो, पॉइंट इंपॉर्टेंट नोट डाउन करो, खुद से आंसर लिखने की कोशिश करो। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में आप अपनी क्वेरीज भी पोस्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे शेयर कीजिए, मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक इसे पहुंचाइए, ताकि सबको इसका बेनिफिट मिले, सबको इसका एडवांटेज मिले। ओके, सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड प्लीज शेयर it as much as you can. So thank you for watching. That's it for the day. Thank you so much.